आध्या धीरे कदमों से कियारा के पास गई। तब उसे कियारा की वो बड़बड़ाहट साफ सुनाई देने लगी। मम्मा, मम्मा। इस बड़बड़ाहट में ऐसा डर झलक रहा था जिसे महसूस करते ही आध्या का दिल कांप उठा और उसने तुरंत अपना हाथ कियारा के सर पे फेरते हुए कहा, बेबी मम्मा यही है। आध्या के हाथ का स्पर्श महसूस करते ही कियारा के चेहरे पे नींद में होने के बावजूद एक सुकून आ गया और उसने कसकर आध्या का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी मानो जैसे अगर वो अपनी पकड़ थोड़ी सी भी ढीली करे तो आध्या उसे छोड़कर कहीं चली जाएगी। वहीं आध्या भी उसका दर्द समझ पा रही थी, साथ ही उसे अपने दिल में एक दर्द महसूस होने लगा और उसने प्यार से कियारा के माथे पर हल्का सा किस किया और उसके सर को प्यार से सहलाने लगी और प्यार से अपनी 8 साल की बच्ची को निहारने लगी। कियारा का चेहरा पूरी तरह से आध्या के जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थी जो आध्या को उस रात की याद दिलाते रहती थी। वो सिर्फ 19 साल की थी जब कियारा ने उसकी जिंदगी में कदम रखे थे। भले ही आध्या को उस इंसान से बेइंतहा नफरत थी जिसने उससे उसकी मासूमियत को छीना था, लेकिन इस आदमी की वजह से आज कियारा उसकी जिंदगी में थी। जहां कियारा को देखते हुए आध्या अपने अतीत की कड़वी यादों में खोई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रॉय मैंशन में शिवांश गुस्से में अपने कमरे में टहल रहा था। आध्या के उस पर लगाए हुए इल्जाम उसे बार बार गुस्सा दिला रहे थे। तभी अनिरुद्ध उसके कमरे में आया। उसे देखते ही शिवांश गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अनिरुद्ध ने उसे अपने फोन में अंशुल रावत की न्यूज़ दिखाते हुए कहा, शिवांश क्या ये सब तूने किया है? जैसे ही शिवांश ने न्यूज़ देखी वो हैरान रह गया और उसने अनिरुद्ध से कहा, नहीं मैंने उसे नहीं मारा, तुम तो देख ही रहे हो उसे डार्क लॉर्ड ने मारा है। शिवांश ने पहले ही अनिरुद्ध को कल रात की सारी घटना बता दी थी, जिस वजह से उसे इस न्यूज़ को देखकर शिवांश पर शक हो गया था। वहीं शिवांश का जवाब सुनकर भी अनिरुद्ध को उस पर यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, सच सच बताओ शिवांश, क्या तुमने सच में उसे नहीं मारा है? जहां तक मुझे याद है ये तरीका डार्क लॉर्ड के मर्डर के तरीके से बिल्कुल अलग है। जिस पर शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैंने उसे मारा है? जिस पर अनिरुद्ध उसे कोई जवाब नहीं देता। उसे कोई भी जवाब ना देते हुए देख शिवांश ने आगे कहा, हाँ मैं उसे खत्म कर देना चाहता था, लेकिन शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि मेरे मारने से पहले ही उसे किसी और ने मार दिया। ये कहते हुए शिवांश की आंखों में एक जानलेवा चमक थी, जिसे देखकर एक पल के लिए तो अनिरुद्ध भी घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए थोड़े चिंता भरे स्वर में कहा, यानी सच में डार्क लॉर्ड इंडिया आ चुका है? ये कहते हुए उसके चेहरे पर चिंता के भाव बने हुए थे। वहीं उसके ये बात कहते ही शिवांश के चेहरे पर भी गंभीर भाव आ गए थे। दूसरी तरफ राठौर कॉरपोरेशन विद्युत राठौर भी इस समय अपने ऑफिस में बैठा न्यूज ही देख रहा था और जैसे ही उसने न्यूज में अंशुल की मौत की खबर सुनी वो गुस्से से पागल हो गया और उसने गुस्से में टीवी का रिमोट जमीन पर पटकते हुए कहा, डैम इट। एक बार फिर वो आध्या मेरे जाल से बच गई। इस लड़की की किस्मत सच में बहुत अच्छी है। मैंने जब जब इसे बर्बाद करना चाहा कोई न कोई आकर इसे बचा ही लेता है, कभी वो शिवांश तो कभी वो अनिरुद्ध तो कभी कोई और। इतना कहते हुए उसने गुस्से में एक फ्लावर वास उठा के टीवी पे दे मारा। फ्लावर वास के लगते ही टीवी टूटकर जमीन पर गिर गई, लेकिन इसके बावजूद भी विद्युत राठौर के चेहरे का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो गुस्से में और कुछ करता इससे पहले ही उसके केबिन का दरवाजा खुला और उसका असिस्टेंट जयेश भागता हुआ अंदर आया। अपने केबिन में बिना परमिशन के जयेश को आता देखकर विद्युत अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ घूरने लगा, जिसे देखकर जयेश एक पल के लिए तो डर गया, लेकिन फिर उसने थोड़ा हिम्मत करते हुए विद्युत की तरफ एक गिफ्ट बॉक्स बढ़ाते हुए कहा, सर ये आपके लिए किसी ने भेजा है। लेकिन वो इससे आगे कुछ कह पाता कि तभी विद्युत ने गुस्से से उस बॉक्स को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और गुस्से से जयेश को घूरते हुए कहा, बिना मेरी परमिशन के तुम्हें मेरे केबिन में आने की इजाजत किसने दी? आप चुपचाप इस कूड़े को लेकर दफा हो जाओ मेरे केबिन से, वरना तुम्हारी हालत भी मैं इस कचरे के डब्बे की तरह ही कर दूंगा। विद्युत की धमकी सुनते ही जयेश डर गया और उसने डरते हुए हाँ में अपना सर हिलाया और झुककर उस गिफ्ट बॉक्स को उठाने को हुआ, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर पड़े गिफ्ट बॉक्स पर अपनी नज़र डाली वो हैरान रह गया और हैरानी में ही चिल्लाया, सर जरा ये देखिए। उसके ये कहते ही विद्युत ने गुस्से से अपनी नज़रें जयेश के ऊपर डाली, पर जैसे ही उसे जमीन की तरफ देख रहे जयेश के चेहरे पर हैरानी और परेशानी के भाव दिखाई दिए तो उसने भी तुरंत जमीन की ओर नजरें की और सामने का नज़ारा देखते ही वो भी हैरान रह गया। लेकिन फिर अगले ही पल उसकी हैरानी बेइंतहा गुस्से में बदल गई और उसने गुस्से से ही जमीन की तरफ देखते हुए कहा, आखिर मुझे ऐसी फोटो भेजने की किसकी हिम्मत हुई? लगता है वो इंसान नहीं जानता उसकी इस हरकत की उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये कहते हुए उसकी सांसें भारी हो रही थी और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था
उसके सामने जो गिफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ था उसमें ढेर सारी पिक्चर्स बाहर निकल कर गिर गई थी। कुछ फोटो में वो कुछ विदेशी महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में था और कुछ में एशियन लड़कियों के साथ, लेकिन जिन फोटो ने उसे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया था वो थी उसकी और कुछ ड्रग माफियाओं की फोटो, जिनमें से कुछ से वो हाथ मिला रहा था तो कुछ से गले मिल रहा था। इन फोटो को देखते हुए साफ इस बात का पता चल रहा था कि उसका इन सभी लोगों से काफी अच्छा रिश्ता है। अगर ये फोटो मीडिया में आ गई तो विद्युत राठौर की कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती थी, जिस वजह से विद्युत उन सभी फोटो को देखते हुए इस समय गुस्से से कांप रहा था। तभी जयेश ने उन सभी फोटो के बीच से एक लेटर बाहर निकाला और विद्युत को दिखाते हुए कहा, सर इसमें एक लेटर भी है। उसके इतना कहते ही विद्युत ने तुरंत वो लेटर जयेश के हाथ से छीन लिया और उसे तुरंत पढ़ने लगा, लेकिन लेटर पढ़ते ही उसके माथे से ठंडे पसीने निकलने लगे, साथ ही उसके चेहरे पर खौफ भी दिखाई देने लगा। ये देखकर जयेश हैरान रह गया और उसने इसी हैरानी में विद्युत से सवाल किया, सर आखिर इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है जो आपकी ऐसी हालत हो गई? पर विद्युत ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर जयेश ने बड़ी हिम्मत कर उसके हाथ से वो लेटर ले लिया और लेटर पढ़ते ही उसका चेहरा भी खौफ से भर उठा। लेटर में सिर्फ कुछ ही शब्द लिखे थे, लेकिन उन्हें जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लग रहा था वो था लेटर के लास्ट में बना एक छोटा सा जलती हुई खोपड़ी का सिंबल, जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर सकता था। दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच दिल्ली के ऑफिस में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसका कारण था कल रात की हुई घटना यानी अंशुल रावत की हत्या। आमतौर पर उनके लिए ये सब नॉर्मल था, लेकिन जिस इंसान ने इस घटना को अंजाम दिया था उस इंसान का नाम ही सभी को खौफ में डालने के लिए काफी था, जो नाम था डार्क लॉर्ड का। सीबीआई के सभी बड़े ऑफिसर्स के चेहरे इस समय पीले पड़े हुए थे और उनके चेहरे की शिकन को साफ साफ देखा जा सकता था। वो सभी इस समय एक बड़े से राउंड टेबल में बैठे हुए थे। एडीजीपी राजवीर शेखावत ने इस खामोशी को तोड़ते हुए सभी ऑफिसर्स की तरफ देखते हुए कहा, इस वीडियो को देखते हुए तुम सभी को ये तो समझ आ गया होगा कि ये काम सच में उसका ही है। जिस पर सभी ऑफिसर्स अपनी गर्दन हिलाते हुए हामी भर देते हैं। तभी आईजी रुद्र प्रताप ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सर इसका मतलब डार्क लॉर्ड सच में इंडिया आ चुका है, लेकिन वो आखिर यहाँ आया किस काम से है? उसके ये सवाल करते ही सभी की नजरें एडीजीपी राजवीर शेखावत की तरफ हो गई, जिन्होंने अपनी गर्दन हिलाते हुए आईजी रुद्र प्रताप को जवाब दिया, इसके बारे में तो अभी मुझे भी कोई भी खबर नहीं मिली है कि वो आखिर इंडिया क्यों आया है, लेकिन उसका इंडिया आना और अंशुल रावत को मारना ये साफ साफ बताता है कि वो इंडिया में वही करने वाला है जो उसने लंदन में किया था। एडीजीपी राजवीर के इतना कहते ही डीआईजी रक्षित आर्य कांपते हुए बोला, यानी सर वो यहाँ भी मौत का तांडव मचाने वाला है, लेकिन आखिर क्यों? जिस पर एडीजीपी राजवीर ने जवाब दिया, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, कोई है जिसे वो ढूंढ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी के बुलाने पर आया हो। एडीजीपी के इतना कहते ही डीआईजी रक्षित आर्य हैरान होते हुए बोला, किसी के बुलाने पर, लेकिन किसके? उसके इतना कहते ही एडीजीपी राजवीर शेखावत ने एसपी अयांश त्रिवेदी और एसीपी जयंत यादव की तरफ देखते हुए कहा, जयंत, अयांश, जरा इन सभी को भी वो वीडियो तो दिखाओ जो तुमने आज से 1 महीने पहले एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में बरामद किया था। एडीजीपी के इतना कहते ही एसपी अयांश और एसीपी जयंत यादव अपना सर हिलाते हुए तुरंत प्रोजेक्टर में एक वीडियो प्ले कर देते हैं। उनके वीडियो प्ले करते ही प्रोजेक्टर में आज से 1 महीने पहले की एक शॉर्ट क्लिप प्ले होने लगती है, जो कि रात के समय की दिल्ली के ही एक सुनसान एरिया की थी, जहां पर एक इंसान की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन इस क्लिप में लाश के बगल में एक काला सा लबादा ओढ़े व्यक्ति खड़ा था, जो किसी भूत की तरह लग रहा था। जैसे ही वीडियो क्लिप में वो रहस्यमयी इंसान दिखाई दिया, तुरंत एडीजीपी वीडियो को पॉज करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो सभी को उस काले लबादे वाले इंसान की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम सभी को पता है आखिर ये अंधेरे में खड़ा शख्स कौन है? उनके इस सवाल पर सभी ऑफिसर्स ने अपनी गर्दन ना में हिला दी, जिसे देखकर एडीजीपी थोड़ा सा अजीब ढंग से हंसते हुए बोले, ये इंसान और कोई नहीं बल्कि डार्क लॉर्ड का सबसे खास आदमी शैडो लॉर्ड है, जिसे 1 महीने पहले साउथ दिल्ली में देखा गया था। इसका मतलब है कि वो 1 महीने पहले ही इंडिया आ चुका था और अब ये 1 महीने बाद अंशुल रावत का मर्डर, यानी वो लोग काफी समय से इस इंसान पर नजर रखे हुए थे। वो कब क्या करता है और किन लोगों से उसका उठना बैठना है, और जैसे ही इन्हें सब कुछ पता चल गया तो इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसे खत्म कर दिया। एडीजीपी का सारा विश्लेषण सुनकर सभी लोग थोड़े हक्के बक्के थे, लेकिन उन्हें अब थोड़ा सा हैरानी भी हो रही थी कि पिछले 1 महीने से दिल्ली शहर में अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह का वजीर घूम रहा था और उन्हें इस बात की कानों कान खबर तक नहीं थी। सारा विश्लेषण खत्म करने के बाद एडीजीपी राजवीर सभी ऑफिसर्स की तरफ देखते हुए बोले,
अब तुम सभी को ये तो समझ आ गया होगा कि उसे यहाँ किसने बुलाया होगा। जिस पर सभी ने अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन तभी आईजी रुद्र प्रताप ने सवाल किया, लेकिन सर उन्होंने आखिर अंशुल रावत को ही टारगेट क्यों किया था, जबकि वो तो एक बहुत ही मामूली सा बिजनेसमैन था और साथ ही उसके कनेक्शन भी इतने बड़े लोगों के साथ नहीं थे, ना ही अंडरवर्ल्ड के किसी इंसान के साथ, तो आखिर उन लोगों ने उसे ही क्यों मारा। आईजी रुद्र प्रताप का सवाल सुनकर एडीजीपी ने थोड़े गंभीर चेहरे से जवाब दिया, इस बारे में पता लगाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है, इसीलिए जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाओ कि आखिर उन लोगों ने अंशुल रावत को टारगेट क्यों किया। हो सकता है कि ये केस बाहर से जितना सिंपल लग रहा है अंदर से उतना ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भले ही अंशुल रावत के कनेक्शन किसी अंडरवर्ल्ड के आदमी से नहीं थे, लेकिन उसके कनेक्शन जिन लोगों से थे उनके हों। इतना कहकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, इसीलिए पता लगाओ अंशुल रावत पिछले 1 या 2 साल के अंदर किन किन लोगों के कांटेक्ट में रहा है और उन लोगों के कनेक्शन आखिर कहाँ कहाँ हैं। इससे ही हमें इस बात का पता चलेगा कि आखिर उसे डार्क लॉर्ड ने टारगेट क्यों किया था। क्योंकि अंशुल की मौत से एक बात का पता तो चल गया है, अब बहुत जल्द दिल्ली इतनी शांत रहने वाली नहीं है। एडीजीपी की इस बात को सुनते ही सभी के चेहरे गंभीर हो गए और उन सभी के चेहरों पर हल्का सा डर भी झलकने लगा। तभी अचानक एडीजीपी राजवीर शेखावत को एक अननोन आईपी एड्रेस की तरफ से एक मेल आया। जैसे ही एडीजीपी राजवीर शेखावत ने उस मेल को ओपन करके पढ़ा, उनका चेहरा खौफ के मारे सफेद पड़ गया। अचानक से एडीजीपी राजवीर शेखावत के चेहरे पर खौफ की लकीरें देखकर बाकी के सभी ऑफिसर्स ने उनकी तरफ देखते हुए सवाल किया, सर क्या हुआ आपके चेहरे पर ऐसा डर, आखिर क्यों? उनके सवाल पर एडीजीपी ने अपनी कांपती आवाज में कहा, वो इंडिया आ गया। उनके इतना कहते ही सभी लोग कंफ्यूजन से उनकी तरफ देखने लगे और सभी ने एक साथ सवाल करते हुए कहा, कौन सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? उनके सवाल पर एडीजीपी ने थरथराते होठों के साथ धीरे से कहा, वो जिसे लोग मौत का सौदागर कहते हैं, ब्लेज फ्योरी मर्सेनरी ग्रुप का लीडर डेविल। और बस एडीजीपी राजवीर शेखावत के मुंह से ये नाम सुनते ही सभी के चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए, क्योंकि जहां डार्क लॉर्ड खुद में ही एक मौत था तो डेविल को मौत का सौदागर कहा जाता था। अगर डार्क लॉर्ड बेरहम था तो डेविल किसी दरिंदे की तरह था जो अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मारता था।